औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आपका होस्ट ज़ैनुल्लाह हटक शोर नहीं शुऊर के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा टॉपिक है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बैनुल-अक़वामी इदारा है यानी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, जिसका काम यह है कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिल के दुनिया से मनी लॉन्ड्रिंग और इस ब्लैक मनी जिसको हम कह सकते हैं या फाइनेंशियल टेररिज्म यानी वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो कि टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होते हैं या हो सकते हैं या उनकी जो सोर्सेज है उनको ख़त्म करने वाले, और इसके लिए साथ साथ उन तमाम ममालिक के अंदर जो है गवर्नेंस का जो सिस्टम है, लॉ इन्फोर्समेंट का सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना। इस हवाले से इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम पेरिस में लाया गया 1989 में इसको पेरिस फ्रांस में कायम किया गया। अब तक इसके 37 मेंबर्स हैं, यानी 37 मेंबर्स हैं और 2 इसके वर्किंग ग्रुप्स हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इसकी वर्किंग ग्रुप जो है एशियन ग्रुप्स जो है उसके साथ काम कर रहा है या उसके अब इसको 1996 में यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइजेशन ने UN ने इसको लाजमी कर दिया कि आप जब डीलिंग करते हो वर्ल्ड के साथ तो FATF के जो रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है या लाजमी है। इसकी मिसाल मैं ये लूँगा कि जब इंटरनेशनल बॉडी में हम रहते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम में रहते हुए FATF के रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी है। अब इसके लिए क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इस टाइम इसकी जो मेन है ये रेगुलेट कर रहा है बेसिकली ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग होती है, इसके अलावा जो स्मगलिंग हो रही होती है, इसके अलावा जो इलीगल मीन से जो लोग पैसे बेचते हैं और इलीगल वेज के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ रीजन्स में, मुख्तलिफ मुल्कों में, या इसके अलावा जो है विद इन द कंट्री अगर हम बात कर लें तो मुल्कों के अंदर सोशल जस्टिस का सिस्टम नहीं है। अब सोशल जस्टिस का सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा तो रीज़न के तौर पर जो है लोग बाहर से मनी लॉन्ड्रिंग भी करेंगे, इलीगल वेज ऑफ भी इस्तेमाल करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने का हवाले से FATF जो है, जो कि एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, इसके 40 रिकमेंडेशन है, 40 रिकमेंडेशन है या तजवीज़ है या पॉइंट्स है जिसको फुलफिल करना जो है तमाम मुल्कों के लिए बाय UN की जो है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के मुताबिक सबके लिए लाजमी है कि उनको फुलफिल करें। फिर अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप आगे जाते हैं, आप दुनिया के तमाम ममालिक के साथ बिजनेस भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, डीलिंग भी कर सकते हैं, आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी काम कर सकता है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है। अभी तक इसके 37 जो है मेंबर्स हैं, जिनमें से इंडिया भी एक मेंबर है। इस वजह से इंडिया की हमेशा से कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करार दे। अब बात करता हूँ कि FATF जो है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसकी 3 लिस्ट बुनियादी तौर पर है। एक वाइट लिस्ट है, एक ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट है। अभी तक ब्लैक लिस्ट जो है ये सबसे एक्सट्रीम स्टेप पे है, यानी जो ममालिक इनके 40 रिकमेंडेशन जो है, 40 नुकात जो है उनको फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं या उनके मुताबिक नहीं होते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि उन मुल्कों को ब्लैक लिस्ट करार देते हैं। अब तक सिर्फ 2 ममालिक ब्लैक लिस्ट है, एक नॉर्थ कोरिया है और एक ईरान है, क्योंकि ये ममालिक इनके साथ हेल्प नहीं करते, इनके साथ इनको फैसिलिटेट नहीं करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, क्योंकि ये इदारा बुनियादी तौर पर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इसका बुनियादी मेन काम है कि हाउ टू मेंटेन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को रखा जाए। तो इस हवाले से 2 ममालिक और फिर उसके बाद है दरमियान में है ग्रे लिस्ट। वो ममालिक जो कि करते हैं लेकिन 40 में से कुछ पॉइंट को इम्प्रूव करते हैं, कुछ पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ पॉइंट पे वो अमल करते हैं, कुछ पे नहीं करते हैं, तो उन ममालिक को फिर इस लिस्ट में रखते हैं, ग्रे लिस्ट, जिसमें पाकिस्तान को भी डाला गया है। और वाइट लिस्ट वो है जो ममालिक इनके तमाम ममालिक वो ममालिक जो इनके 40 पॉइंट से नुकात को फेवर भी करते हैं, उनको रिकमेंड भी करते हैं और उनके साथ चलते भी हैं, यानी उनके मुताबिक। तो इस तरीके से इनके ये 3 लिस्ट है और पाकिस्तान को पहली दफ़ा
2012 में, यानी सन 2012 में डाला गया और 12 से 15 तक 3 साल के लिए पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था। फिर उसके बाद ये हुआ कि इसके दौरान पाकिस्तान की वॉच लिस्टिंग होती रही, पाकिस्तान की थी रही, लेकिन हुकूमत ने उसी वक्त प्रोवाइड की और तमाम रिकमेंडेशन उन्होंने फैसिलिटेट करने की कोशिश की और उनको इश्योर कराया कि हम इस सिस्टम से निकलेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हुकूमत ने फिर नहीं की। इसके बाद दोबारा जून 2018 में, यानी जून सन 2018 में पाकिस्तान को फिर इस लिस्ट में रखा गया, ग्रे लिस्ट पे रखा गया। और इसकी जो प्रोग्राम होते हैं ये तकरीबन हर 4 महीने बाद, यानी साल में 3 मीटिंग्स होते हैं और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साल में 3 मीटिंग्स 4 महीने बाद, और वो डिसाइड करते हैं और वो बाकायदा तौर पर जो इनके 2 वर्किंग ग्रुप्स बने हैं या इसकी 37 जो है वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मुख्तलिफ हों, उनके मुताबिक उनके बाकायदा वर्किंग ग्रुप्स है ग्राउंड पे जो रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। फिर उनकी जजमेंट होती है और फिर उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि किस मुल्क को हम ग्रे लिस्ट पे ले जाए और किसको हम ब्लैक लिस्ट कर दें। अभी तक इनकी 40 रिकमेंडेशन में से पाकिस्तान को 27 रिकमेंडेशन जो है जिसपे पाकिस्तान की फुलफिल नहीं हो रही थी, जिसको पाकिस्तान फॉलो नहीं कर रहा था, उस बेस पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। एक दफ़ा 2012 में डाला गया, 15 तक रहा। फिर हुकूमत ने कुछ तजवीज़ दी, हुकूमत ने कुछ कोशिश की, कुछ हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी के हवाले से वो की, लेकिन फिर वो फुलफिल नहीं हुई। वो रिकमेंडेशन जो थी वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं फुलफिल की। उसके बाद जून सन 2018 में इसको दोबारा दी किया गया और वाइट लिस्ट से निकाल के ग्रे लिस्ट में डाला गया। एक बात जिसकी वजाहत करना चाहूँ, जो कि अपोजिशन वाले बहुत ज़्यादा इस पर शोर भी मचा रहे हैं, जून 2018 में इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। इमरान खान जो है अगस्त में बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसने हल्फ ली और 25 जुलाई को इलेक्शन, तो ये इलेक्शन से पहले का फिनोमेना है। तो इसमें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये एक नेशनल इशू है, हमारी नेशन से रिलेटेड इशू है। तो इसको न तो इमरान खान के साथ जोड़ें और न इसको बना के इसके ऊपर पाकिस्तान की मुखालफत करें, न इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट है, ये नेशनल स्टेट बिल्डिंग इशू है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जब इसको पाकिस्तान को डाला गया तो पाकिस्तान को टाइम दिया गया। अब पाकिस्तान ने पिछले जो हुआ था, पाकिस्तान को 4 महीने का टाइम मिला था, फरवरी से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून तक टाइम मिला था कि जून तक आप इम्प्रूव कर लें। अब पाकिस्तान ने अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान कोशिश की और 27 में से 14 पॉइंट्स को पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट की और अब 13 पॉइंट रिमेनिंग है। अब इन 13 पॉइंट के लिए चूँकि कोरोना वायरस का हुआ और कोरोना वायरस की वजह से फिर प्रॉपरली एक तो असम्बली सेशन भी नहीं हो सकी, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से रिलेटेड जो ज़्यादातर काम है उनके लिए लेजिस्लेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 13 काम जो है अभी देखते हैं। अब इसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने, PTI की गवर्नमेंट ने 8 बिल्स तैयार की हैं और इन 8 बिल्स के ज़रिए से इन 13 नुकात को कोशिश करेंगे कि इनको फुलफिल करें ताकि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल करके वाइट लिस्ट पे आ जाए। अब इस हवाले से कल कौमी असम्बली और सेनेटरी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, ऐवान बाला, ऐवान ज़ीरी, दोनों से 2 बिल जो है पास हुए और दोनों बिल अक्सरियत से पास हुए, किसी ने मुखालिफत नहीं की, सिवाय चंद रिलीजियस पार्टी, जिस पर हम बाद में जाके बात करेंगे कि रिलीजियस पार्टी का क्या शोर है, क्या मंशूर है, क्या वो चाहते हैं। अब जब इसकी बात है तो पाकिस्तान के पास अभी बहुत कम टाइम रह गया है, क्योंकि हमारे 13 पॉइंट है और 13 पॉइंट को पाकिस्तान ने लेजिस्लेशन करनी है 15 अगस्त तक और फिर उन्होंने भेजना है, क्योंकि सितंबर के एंड पे, 30 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट की फाइलेशन करनी है। फिर वो देखेंगे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या गवर्नेंस सिस्टम को इम्प्रूव किया गया है, क्या फाइनेंशियल सिस्टम की इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, क्या बैंकिंग सेक्टर को इम्प्रूव किया गया है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है। अगर बनाया गया है तो हम दुनिया के साथ चल सकते हैं, तो हमारा काम जो है वो चलता रहेगा। तो अब हमारे पास जो है 2 बिल पास हो गए, अभी हमारे पास तकरीबन 6 और बिल भी हैं जो कि अभी इसी सेशन में, जो ऑनगोइंग सेशन है, इसी में पास होने हैं, यानी 15 अगस्त तक, और फिर उसके बाद जाके उसको रिपोर्ट देनी है और सितंबर तक। अच्छा, फिर अब हम आते हैं, हम जो कि बुनियादी तौर पर बात कर रहे थे FATF के हवाले से। FATF के हवाले से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो इंडिया को है। इंडिया की पहले से लॉबिंग हो रही है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करे, और कोई भी ऐसा मौका हाथ से जाने की कोशिश नहीं हो रही है, नहीं देती कि पाकिस्तान को हमेशा बदनामी की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश होती है और इसके पीछे भी इंडियन लॉबी है और इंडियन लॉबी की कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करा दे। अब लेट्स सपोज, अल्लाह न करे, पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्ट करार दे तो इसके
نقصانات کیا ہے؟ مین نقصان یہ ہوگا کہ IMF اور ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل جو فائنانشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ٹریٹمنٹ سے وہ افیکٹڈ ہوں گے، کیونکہ وہ بیسکلی UN ریزولوشن کے بعد اب لازمی ہے کہ اگر آپ ڈیلنگ کرتے ہو IMF کے ساتھ، ورلڈ بینک کے ساتھ یا کسی انٹرنیشنل مانیٹرنگ ایجنسی کے ساتھ، تو FATF کے حوالے سے آپ بالکل کلیئر ہو، آپ صاف ہو، آپ کے اندر ٹرانسپیرنسی ہو، آپ کا سسٹم کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈیفیکٹس نہ ہو، تو ایک تو اثر یہ پڑے گا۔ سیکنڈ یہ پڑے گا کہ ہمارا جو اسٹاک ایکسچینج ہے ڈاؤن چلا جائے گا۔ تھرڈ ہمارا جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ جو افیکٹڈ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہماری جو انویسٹمنٹ ہے، خاص کر FDI جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ افیکٹڈ ہو جائے گی، لوگ نہیں آئیں گے، ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اس کے پاکستان کی الٹیمیٹلی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو جائے گی۔ تو فرسٹ ڈے سے انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اور اس کے لیے ان کی امریکن کے ساتھ ایک بلاک بھی بنی ہوئی ہے، اور امریکہ اور انڈیا کی کمبائن کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ قرار دے تاکہ پاکستان اکنامکلی پاکستان کو افیکٹڈ کیا جائے۔ اب اس صورتحال میں کیا ہے کہ چائنا، ترکی اور سعودی عرب، یہ تین جو فرینڈس ہیں پاکستان کی، جو کہ ممبرز ہیں آف دا FATF کے، ان تینوں کی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کو موقع دے، پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرے کہ وہ ان حالات سے نکلے اور باقاعدہ لیجسلیشن کرے اور بہتر بنائے۔ یہ موقع پاکستان کو 12 سے 15 تک دیا گیا، پھر انہوں نے تھوڑی بہت امپرومنٹ کی، لیکن اوور آل ان کی جو پرفارمنس تھی وہ اچھی نہیں تھی، ان کی اوور آل جو رپورٹنگ تھی وہ اچھی نہیں تھی، جس کے بیس پہ دوبارہ جون 2018 سے رکھا گیا۔ اب چونکہ مین ٹائم تو جون تک تھا، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کو سپٹمبر تک 3 مہینوں کی اور ایکسٹینشن، جون جولائی اگست کی ایکسٹینشن ملی۔ اب دوبارہ سپٹمبر میں اس کا اجلاس ہونا ہے۔ اب چونکہ انڈیا اور انڈیا کی جو مکمل میڈیا ہے وہ اس حوالے سے دن رات اس میں مصروف ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے امیج کو خراب کیا جائے، اور وہ اسی حوالے سے پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ اسی پروپیگنڈے کے پارٹ کے طور پر پاکستان کے ہماری جو سیاسی پارٹیز ہے، خاص کر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ رہے۔ یہ نیشنل انٹرسٹ ایشو ہے، اس کا تعلق پاکستان کی سلیمیت سے، پاکستان کی بقا سے ہے۔ پاکستان رہے گا تو ہم رہیں گے، ہماری آج جو شان اور شوکت ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر پاکستان کی خاطر، پاکستانیت کی خاطر اس بلوں کو سپورٹ کرے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے خاص کر مذہبی جماعتیں، اب آتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں اس کی مخالفت کیوں ہیں، کیونکہ ان جو پوائنٹس ہیں، جو 13 پوائنٹس ہیں جن میں پرابلمز ہیں، ان کے لیے چونکہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے، رجسٹریشن کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ ان میں ایک تو ہے مدرسہ سسٹم، کیونکہ ہمارے مدرسہ سسٹم کے اندر جو سلیبس ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے، بہت پرانا سسٹم ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کی ریگولرائزیشن نہیں ہے، اس کو باقاعدہ اسکولنگ ایکول یونیفارم سسٹم پہ، یونیفارم کریکولم پہ لانا ضرورت ہے۔ پھر ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے مدارس کو، کیونکہ ان کی فنڈنگ باہر سے ڈونیشن کے ذریعے سے ہوتی ہے یا باہر سے مختلف فارمز میں صدقات، زکوٰۃ، خیرات، اب ان کا کوئی باقاعدہ پراپر میکینزم نہیں ہے، تو اس کو میکینائز کیا جائے گا۔ اب اس کو چونکہ مدارس سے ریلیٹڈ ہے، پھر اس کے علاوہ مدارس میں زیادہ تر جو دہشت گردی سے جیش محمد ہے یا لشکر طیبہ ہے یا جیسے آرگنائزیشن ہے جس کو بلیم کیا جاتا رہا ہے، ان کا تعلق بھی زیادہ تر مذہبی سیگمنٹ سے ہے، تو اس لیے مذہبی سیگمنٹ اس کی بہت زیادہ مخالفت کر رہی، کیونکہ مذہبی جو جماعتیں ہیں پاکستان میں، ان کی پیداوار بھی ان اداروں سے ہے۔ اگر ہم فضل الرحمان گروپ کو لیں تو ان کی تمام پیداوار جو ہے وہ اسلامی مدارس سے ہے۔ اسلامی مدارس سے یہ زکوٰۃ، صدقات باہر ملکوں سے لوگ بیچتے ہیں، عرب ممالک سے زیادہ تر پر ہے، اور پھر انہی پیسوں پہ وہ اپنی ذاتی کاروبار بھی چلاتے ہیں، انہی پیسوں پہ ان کا اور اسی پیسے پہ سیاست بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر جماعت اسلامی کو ہم لیں تو ان کی جو مجاہدین تنظیمیں ہیں جو کشمیر میں لڑتے ہیں، تو اب ان کی بھی اسی جہاد کے اوپر، اسی اسلام کو بلیک میل کر کے وہ لوگوں کو اسی سے ڈونیشن حاصل کرتے ہیں، اسی پہ جلسے جلوس سے اسٹرائک کر کے۔ تو اب یہ جب FATF کے ریکومنڈیشن کو ہم نے فالو کرنا ہے تو سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ دکھ ان لوگوں کو پہنچتی ہے، کیونکہ یہ لوگ بیسکلی اینٹی پاکستانی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تسلیم تک نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد پاکستان کے علاق تھے، لیکن اب پاکستان کے ماما چاچے بن بیٹھے ہیں، تو اب ضرورت ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہے مخالفت کرتے ہیں، اور اس کا مقام ہے، شرم سے ڈوبنے کا مقام ہے جب مولانا فضل الرحمان کے بھائی جو کہ سینیٹر بھی ہیں، اس نے جس طریقے سے چند دن پہلے بھی ان کا ایک
बयान वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी आदमी के हवाले से, और फिर जिस तरीके से उन्होंने सेनेट में मुखालिफत किया, जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि हुकूमत को ब्लेम, ये हुकूमत का काम नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत नहीं, बई पाकिस्तानी हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन हालात में अपने मुल्क को बचाएं, अपने मुल्क की इमेज को सॉफ्ट बनाएं। और इसके लिए हमें चाहिए कि हम FATF के जो रिकमेंडेशन है, जो 13 पॉइंट्स है, उसके लिए हम मुल्क के अंदर जो है एक कंसेंसस पैदा करें। हमें चाहिए कि इसके ऊपर हम अपने मुदारिस सिस्टम को बेहतर कर लें, हमें चाहिए कि अपने गवर्नेंस जस्टिस सिस्टम को बेहतर कर लें। फिर हमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, क्योंकि इन मनी लॉन्ड्रिंग के मसले से ज़्यादातर हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिसकी केसेस भी हैं और फेक केसेस भी हैं, बहुत सारे फेक केसेस हैं। अब मेन सिस्टम हमारा ट्रायल सिस्टम है, हमारा जुडिशरी का सिस्टम है, जो कि इस वक्त इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपको एक हकीकत बताऊं, एक जो शर्म मुकाम भी है, जब इस हवाले से फेक बैंक अकाउंट के हवाले से अगर आप देख ली तो ज़्यादातर लोगों को चोट मिल जाती है। अदालतों से लोग BBA वगैरह करवा के लोग बैठे जो होते हैं, स्टे ऑर्डर लेके लोग बैठ जाते हैं। तो एक तो ये है। अब इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 258 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से सिर्फ 55 लोगों को अकाउंटेबल किया गया। उनको भी कोई एग्जाम्पलरी मिसाली किस्म की पनिशमेंट नहीं दी गई जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, दूसरे लोग भी उसको देख के दूसरे लोग भी अपने आप को ठीक करें। लेकिन इस हवाले से चूँकि पाकिस्तान की जो जुडिशरी सिस्टम है, पाकिस्तान की जो नेब का सिस्टम है, जिसको भी ज़रूरत है कि इसको हम मॉडिफाइड कर लें और इस तरीके से पाकिस्तान के जो बैंकिंग का सिस्टम है इसको बाकायदा ट्रांसपेरेंट किया जाए और बाकायदा तौर पर इस सिस्टम को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक किया जाए। लेट्स सपोज अगर हमने इसको नहीं किया और हमें ब्लैक लिस्ट के डाला गया, जो इंडिया की भी कोशिश है, अमेरिकन की भी कोशिश है और जो हमारे अपोजिशन जमातों की भी, मौलाना फजल रहमान और GOI की भी कोशिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करार दिया जाए। और इसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके मदारिस और उनका जो बिजनेस है मजहब के नाम पे वो चलता रहे और उनको फंडिंग डोनेशन मिलती रहे और उनकी जिम्मेदारी जो है वो कायम रहे। तो इसके सूरत में होगा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल जो एक सिस्टम के साथ लिंक्ड है ख़त्म हो जाएगा। ट्रस्ट लोग नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनली बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हम इंटरनेशनली जो है पैसे नहीं बेच सकेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारे ऊपर बहुत सारी एलिगेशन आ जाएगी। अब आज का जो था बेसिकली तो FATF क्या चीज़ है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और पूरी दुनिया के हवाले से है। फिर उनकी जो है पाकिस्तान के हवाले से जो खासकर पॉइंट्स है और ख़ासकर 13 पॉइंट्स है जो कि अभी रहने हैं और जिसमें हमारी जुडिशरी सिस्टम को ऑपरेट करना है, जिसमें हमारे मुदारिस के हवाले से है, जिसमें हमारी जो है खासकर सरहदों के हवाले से भी स्टिल हमारी जो सरहद के हवाले से जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है ताकि हम जो स्मगलिंग है, जो करप्शन है और स्मगलिंग है, ये दो चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इन दोनों को भी कंट्रोल करना वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम करप्शन को और स्मगलिंग को कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी हद तक हम FATF के जो रिकमेंडेशन है उसको हम फुलफिल करेंगे और फुलफिल कर सकते हैं। तो अब ज़रूरत इस समझ की है कि बीइंग पाकिस्तानी हम अपने अपोजिशन जमातों को मजबूर करें कि वो हुकूमत का साथ दें और FATF से निकलने के लिए, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए लेजिस्लेशन में हेल्प करें ताकि हम 15 अगस्त तक लेजिस्लेशन करके सितंबर के एंड तक रिपोर्ट जमा करें और पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में ले आए। अगर वाइट लिस्ट में आया तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो गया, अदरवाइज पाकिस्तान का सिस्टम तबाह हो जाएगा, इकॉनमी तबाह हो जाएगी, हम इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेंगे, हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बैंकिंग का सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा, हमारा स्टॉक एक्सचेंज इफेक्ट हो जाएगा, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी जो बाहर से FDI है वो इफेक्टेड हो जाएगी, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे IMF के साथ, जो हमारे लोन सिस्टम्स है, वर्ल्ड बैंक के साथ जो है और सारे इफेक्टेड हो जाएंगे और रिज़ल्ट ये लगेगा कि पाकिस्तान मज़ीद गुरबत, मज़ीद पसमानदगी, मज़ीद जो है गुरबत और पसमानदगी की तरफ पाकिस्तान को धकेला जाएगा। अल्लाह करे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले और पाकिस्तान दोबारा वाइट लिस्ट में आए, यही हमारी दुआ है और यही हमारी तमन्ना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।